आप सभी का यूलर डिजिटल क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग टर्म 2 के सेट 1 केमिस्ट्री क्लास 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आइए कुछ इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन से जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये सेट 1 है, क्लास 12 का है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है। टोटल मार्क्स 35 है। टर्म 1 के लिए भी 35 था, टर्म 2 के लिए भी 35 है, यानी टोटल 70 मार्क्स है। और टाइम आपको 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि टोटल 1.5 घंटे का समय मिलेगा इसे सॉल्व करने के लिए। नए इंस्ट्रक्शंस और भी हैं, कारण ये तो सब्जेक्टिव एग्जाम है या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। जैसे टोटल क्वेश्चंस 19 है। आप यहां से अगर पढ़ें तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। और 7 क्वेश्चंस में से आपको केवल 5 ही सॉल्व करना है, आउट ऑफ 7 केवल 5 आपको हल करने हैं। इसके बाद के जो 7 क्वेश्चन है 8 से लेके 14 तक, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चंस में से आपको फिर से 5 सॉल्व करना है। जैसे पहला जो सेट आपको बताया मैंने कि पहला जो 7 क्वेश्चंस का सेट है ये आपका 1 मार्क्स का है, अगले 7 क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स के हैं। और 15 से 19 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जो हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये कितने मार्क्स कैरी करते हैं? 5 मार्क्स कैरी करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस मॉडल सेट में हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को अगर लिखा जाए तो हम लोग लिखते हैं रेट इक्वल रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1। अभिकर्मक की सांद्रता का पावर 1 होता है। आप जानते हैं रेट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमें के का यूनिट फाइंड आउट करना है और इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। अगर हमने बोथ साइड मोल लीटर इनवर्स कैंसिल कर दिया तो यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होता है सेकंड इनवर्स। तो हमें याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, अगर दूसरे मेजरमेंट पे आप एक्सप्रेस करें मिनट इनवर्स ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। इमल्सन का एक उदाहरण दें। इमल्सन को ऐसे हिंदी के बुक में पायस कहा जाता है। इमल्सन होता क्या है? इमल्सन होता है ऑयल एंड वाटर का जो कोलाइडल सोल्यूट बनता है, यानी बेसिकली कहा जाए तो दो लिक्विड का कोलाइडल सोल ऑफ टू लिक्विड्स, दो द्रवों के कोलाइडिव विलयन को ही इमल्सन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है दूध, मिल्क, कोल्ड क्रीम, वेनिसिंग क्रीम, कॉड लिवर ऑयल, ये सारा इसके उदाहरण में आते हैं। नेक्स्ट, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। द्वितंतु लिगेंड का एक उदाहरण दें। लिगेंड जिसके दो साइड से वो जाकर आपका क्या कर सकता है? जुड़ सकता है, यानी कि उपसहसंयोजक बंध बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसके एक दो एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल है ईएन इथिलीन डाइमीन, NH2 CH2 CH2 NH2, ये साइड से भी जुड़ सकता है, ये साइड से भी जुड़ सकता है। इसके कहते क्या है? इथिलीन डाइमीन। हिंदी वाले एथिलीन डाइमीन। और भी है, ऑक्जिलेट आयन है। तो ये सारे जो हैं ये आपके बाइडेंटेड लिगेंड या फिर द्वितंतु लिगेंड के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो इसका अगर आप आईयूपीएसी नाम लिखने जाए CH3 CH3 NH2, नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका नंबरिंग करेंगे। तो आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगा 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए नाम हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N,
और 2 पे आपको दिख रहा है कि एमाइन लगा हुआ है। हिंदी में अगर लिखें तो प्रोपेन टू एमिन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। बड़ा आसान सा है जिसका आप आसानी से इसका नाम को आप बता सकते हैं। 5th नंबर है, राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीऑक्सी राइबोज ही इसका शर्करा है या शुगर है। शुगर इज डीऑक्सी राइबोज। नाइलॉन 66 के एकलकों का नाम लिखें। नाइलॉन 66 के एकलक क्या हैं? तो नाइलॉन 66 के एकलक ये आपका 2 के मिलने से बनता है। इसके मोनोमर्स अगर बताया जाए तो इसका पहला मोनोमर है आपका एडिपिक एसिड, और साथ में है NH2CH2 होल 6 NH2 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमिन, हेक्सामेथिलाइन टेट्राएमाइन, ये इसके मोनोमर्स है या फिर ये एकलक है। इन दोनों के आपस में मिलने से एक जल का अणु यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से जब ये दोनों जुड़ते हैं और जब पॉलीमराइजेशन होता है तब जाकर यहाँ से आपका नाइलॉन 66 बनता है। नाइलॉन 66 का यूजेज आप याद रखेंगे, जैसे नाइलॉन के यूजेज है, रस्सी वगैरह बनते हैं, टूथब्रश के ब्रिसल्स बनते हैं, ये आपका नाइलॉन 66 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन? आयोडीन का टिंचर क्या होता है? तो आयोडीन का टिंचर क्या होता है? तो 2 to 3% एक्वस सॉल्यूशन या फिर आयोडीन इन अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। कितना होना चाहिए? 2 से 3% आयोडीन अगर अल्कोहल जल के विलियन में है तो फिर कहिएगा कि ये टिंचर है। आयोडीन के टिंचर का काम किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, घाव वगैरह को साफ करने के लिए टिंचर ऑफ आयोडीन आता है। बीटाडिन नाम का एक लिक्विड सॉल्यूशन आता है जिसका यूज टिंचर ऑफ आयोडीन के रूप में किया जाता है। इसका अगर इमेज होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा, जैसे आप देखिए, कभी अगर कट वगैरह लग गया तो ऐसे बोतल में टिंचर आयोडीन आता है, सीधे नहीं लगाया जाता है कारण ये 10% होता है, हमें डाइल्यूट तनु करना पड़ता है पानी मिला के, फिर जहां अगर कहीं कटे हुए हैं तो ऐसे जगहों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कटा हुआ है तो वहां पे हमने क्या लगा कर रखा है? तो आयोडीन के टिंचर को लगा कर रखा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब आगे हम लोग सेक्शन बी। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स कैरी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मिला, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। कोई रिएक्शन है जिसका रेट जो है वो आपका किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का है। हिंदी को भी पढ़ लेते हैं। किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की इसलिए हमने घात में 2 लिख दिया, पावर पे 2 लिखा हुआ है। आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा जब कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर लेंगे। एक पहला केस है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को डबल कर लें, कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स ले लेते हैं, तो मान लेते पहले रेट ऐसे कुछ लिख रहे थे तो हम लोग ने रेट डैश लगा दिया। आर के बदले में हम लोग लिखने वाले हैं 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन, बाहर से स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो रेट इक्वल लिखा जा सकता है 4 टाइम्स। और इसके बदले में क्या? इसके बदले में फिर से हम लोग लिख सकते हैं रेट, प्रीवियस रेट। ध्यान से समझिएगा,
अगर हम लोगों ने सांद्रता कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया तो आपको दिख रहा है कि बाहर से स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो वो 4 हो जाएगा। यानी कि अभी जो अपना रेट है वो पुराने रेट का क्या हो जाने वाला है, पुराने रेट का 4 गुना हो जाएगा। आप सीधे भी बता सकते हैं, अगर 2 है पावर पे तो 4 गुना होता, पावर अगर 3 रहता तो 2 का क्यूब होके 8 टाइम्स हो जाता। सेकंड पे बोलता है कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन को हाफ कर दें, कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो यहां अगर हम लोग रखने जा रहे हैं नया रेट को कुछ भी डबल डैश लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4। आप यहां से बता सकते हैं ये वाला पोर्शन फिर से रेट हो जाएगा रेट बाई 4। यानी कि अगर हमने कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट को हाफ कर दिया तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो रेट है वो 1/4 हो जाएगा। अगर सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, अगर हमने कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया तो ध्यान रखेंगे हमारा रेट 4 टाइम्स होने वाला है, और अगर हमने हाफ किया तो रेट क्वार्टर या फिर 1/4 हो जाने वाला है। नेक्स्ट, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। हमें डिफरेंसेस बताने हैं फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन के बीच। फिजिज ऑप्शन, केमिज ऑप्शन। आपको पता है फिजिज ऑप्शन में क्या होता है या भौतिक अधिशोषण में होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच जो एट्रैक्शन फोर्सेस काम करता है ये वीक होता है। तो पहला डिफरेंस हो गया वीक एट्रैक्टिव फोर्सेज या वांडरवाल फोर्सेज। ये हिंदी में अगर कहेंगे तो ये अधिशोष्य ना, और ये अधिशोषक। अधिशोष्य को इंग्लिश में एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, और ये हो गया एडजॉर्बेंट। तो यहां पे वीक वांडरवाल फोर्सेस काम करते हैं, जबकि केमिज ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लाइक केमिकल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सिंस यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस जस्ट हम लोग उसके ऊपर प्लेस करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे पेंट वगैरह किया हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है तो इसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। जबकि यहाँ तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है तो फिर ये कुछ हद तक इरिवर्सिबल है। तीसरे पॉइंट पे अगर आए तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब होता है किसी के भी सरफेस में कोई भी जाके आपका एडजॉर्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना है, यानी कि ये स्पेसिफिक नेचर का है। हर कोई कहीं भी जाके बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये आपका कोई स्पेशल है, उसका बॉन्डिंग होता है तभी जाकर वो वहां पे बॉन्ड बनाएगा। और भी एक दो पॉइंट बताया जा सकता है, जैसे यहाँ पे काफी कम एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है, कारण रिएक्ट तो करना नहीं है, जबकि यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है, कारण यहाँ पे रिएक्शन होता है। फिर से यह मल्टी मोलिकुलर लेयर बन सकते हैं, जबकि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर लेयर बनता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हम लोग लिख सकते हैं फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में। जो भी आपको बेस्ट लगे, आप 3 हमें डिफरेंसेस बताने हैं, हम लोग इजीली यहाँ से 3 डिफरेंसेस बताया जा सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। हमें राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमें इनका आईपीएसी नाम लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है CONH3 होल 6 Cl3। आपको पता है आईपीएसी नाम बताने के लिए, आईपीएसी नाम बताने के लिए जो सब पोर्शन पहले आता है इसका नाम पहले लिखा जाता है केटायन का, बाद में एनायन के नाम को लिखते हैं। इसका अगर हम लोग नाम लिखने जाए तो 6 टाइम्स हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। फिर यहां पे हम लोग मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन पे लिखते हैं, तो हमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट
इक्वल एक्स, सब के सम, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे, अगर सम निकालेंगे तो ये 0 आने वाला है। तो x प्लस 0 इंटू 6, अमोनिया पे चार्ज 0, क्लोराइड आयन पे चार्ज -1, और ये सम आ गया 0। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया? x का वैल्यू हमें मिल गया +3। तो +3 अगर वैल्यू है तो हमने यहाँ पे रोमन पे लिख दिया +3, रोमन पे 3। मेटल के लिए तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो प्लस माइनस का इंडिकेशन का कोई मतलब बनता नहीं है। ये एक टर्म आया, और सेकंड टर्म पे फिर से Cl के लिए क्या लिखा जा सकता है? क्लोराइड। तो पहले वाले का नाम हमें मिल गया है, इसका नाम है हेक्सा एमाइन, हिंदी पे भी लिख देते हैं हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऐसे ही करके अगर दूसरे वाले पे आए तो सेकंड वाले का नाम अगर लिखा जाए CrCl2H2O होल 4+, पहले ऑक्सीडेशन नंबर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr इक्वल x प्लस क्लोराइड का -1 2 टाइम्स, वाटर तो न्यूट्रल होता है, और सबको ऐड करेंगे तो बाहर से चार्ज कितना लिखा हुआ है? +1। x इक्वल हमें मिल गया है कितना? +3। आइए अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। हमेशा जब भी नाम लिखा जाता है, आपने ध्यान दिया होगा, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, सेंट्रल एटम का नाम बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिगेंड है क्लोरिडो और एक्वा, क्लोरिडो C से, एक्वा A से, तो अल्फाबेटिकली तो पहले A आएगा, तो पहले एक्वा लिखेंगे। कितने बार है ये? तो ये है 4 बार। टेट्रा एक्वा, 2 बार क्लोरिडो, 2 बार के लिए डाई क्लोरिडो और क्रोमियम, और जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है, आयन आप लिख सकते हैं, कारण बाहर से इसमें चार्ज लगा हुआ है। इंग्लिश पे अगर लिखा जाए तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन, ये हो गया इसका नाम। आइए तीसरे वाले का अगर नाम लिखा जाए, इसे सेलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। दिख जाएगा ना? नेक्स्ट थर्ड वाले पे अगर आते हैं, थोड़ा स्पेस बना लिया जाए। थर्ड वाला है K4Fe(CN6), ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल x, पोटेशियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है +1, x साइनाइड -1, और अभी में आपको दिख रहा है कि बाहर से ये कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, यानी कि सभी को ऐड करने से ये हो गया 0। 4x - 6 इक्वल 0, ये -2 दूसरे साइड जाएगा तो ये आ गया आपका +2। अब जब नाम लिखा जाए, ध्यान से, ये हमें पहले मिला है तो पहले पोटेशियम नाम लिखाने वाला है। पोटेशियम स्पेस, कारण ये मेरा केटायन और ये मेरा एनायन, धनायन ऋणायन, 6 बार हेक्सा साइनो। और आप जानते हैं जब कभी भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स यानी संकुल अगर बाईं ओर रहेगा, सॉरी दाईं ओर रहेगा, यानी कि नेगेटिव साइड रहेगा, तो इसके नाम के लास्ट में एट वगैरह जोड़ दिया जाता है, जिससे आयरन का नया जो नाम होता है वो फेरेट बन जाता है, फेरेट। और ब्रैकेट पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर को, इंग्लिश पे पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो ये हम लोग नाम लिख सकते हैं किसके लिए? तो हम लोग नाम लिख सकते हैं जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इस प्रकार से इनके नाम लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, हमें उत्पाद बताना है, इनके अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनने वाला है। तो पहला वाला है बेंजल्डिहाइड। आपको पता है ये हाइड्रोजन है, आप ये साइड से देखेंगे, जिस साइड पे दो NH है, NH2 NH CO NH2, ये अमोनिया डेरिवेटिव है, ये अल्डिहाइड है। अभी में कीटोन भी रहता तो सेम रिएक्ट करता है। आपको पता है रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में होता है यहाँ से O रिमूव करते हैं, यहाँ से H2 रिमूव करते हैं और दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ये सेमी कार्बोजाइड है, जिससे सेमी कार्बोजोन बन जाता है CH। ये अगर नीचे लिख लें CH डबल बॉन्ड N, इससे H2, उससे वो हट गया, वो -H2 लिख सकते हैं, निकल गया H2, और बाद बाकी तो सेम रहेगा। सेकंड C6H5Br, C6H5NH2 यानी एनिलिन, एनिलिन को रिएक्ट करा रहे हैं ब्रोमीन से। तो एनिलिन को रिएक्ट कराया जाए अगर ब्रोमीन से, हम लोग दो केसेस में पढ़ते हैं। अगर ब्रोमीन से डायरेक्ट रिएक्ट करा रहे हैं एक्वस ब्रोमीन से, तो ये 2,4,6 टेट्रा ब्रोमो एनिलिन फॉर्म करता है। और ये आपका रिजल्ट बनाता है 2,4,6 टेट्रा ब्रोमो एनिलिन। फाइनल COOH, और इसे रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग SOCl2 से। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड को जब कभी भी SOCl2 से रिएक्ट कराया जाता है या PCl5 वगैरह से रिएक्ट कराया जाता है, तो यहाँ से एसिड क्लोराइड फॉर्म होता है, यहाँ से OH रिमूव होता है, उसके लिए Cl आ जाता है। तो यहाँ बन गया COCl, यहाँ बन गया आपका COCl, और ऐसे करके ये आपका एसिड क्लोराइड फॉर्म करता है। तो ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं रिएक्शंस को। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट को आप कैसे वर्गीकृत किया गया है, उदाहरण समझाइए। कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी क्या क्या है। अगर हम लोग इसी पे हिंदी लिखते जाए, पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण। जल अपघटन के उत्पाद के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग आते हैं क्या क्या है, तो 3 भाग आते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है ओलिगोसेक्राइड, और एक होता है पॉलीसेक्राइड। हिंदी में भी इन्हें यही कहा जाता है। मोनोसेक्राइड किसे कहा जाए, मोनोसेक्राइड वैसे कार्बोहाइड्रेट, सेक्राइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हाइड्रोलाइज करके यानी कि जल अपघटित करके और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हाइड्रोलाइसिस के, तो इन्हें कहेंगे कि ये मोनोसेक्राइड है। उदाहरण में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारा जो आता है ये आपका मोनोसेक्राइड के कैटेगरी में आते हैं। सेकंड आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, किन्हें कहा जाए। ओलिगोसेक्राइड उन्हें कहा जाता है जिनके हाइड्रोलाइसिस से यानी कि जल अपघटन से 2 से लेके 10 यूनिट तक मोनोसेक्राइड प्राप्त होता है। जैसे आप जानते हैं शुगर यानी कि जो हम लोग सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज भी बनता है, फ्रुक्टोज भी बनता है, 2 यूनिट मिल रहा है। किसी से 3 मिलेगा, किसी से 4 मिलेगा। तो ये जो आपके कैटेगरी है जिनसे 2 से लेकर 10 यूनिट मोनोसेक्राइड मिलते हैं, इन्हें कहा जाता है कि ये ओलिगोसेक्राइड है। एग्जांपल में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। जिनसे 2 मिलते हैं फिर उन्हें डाइसेक्राइड कह सकते हैं, जिनसे 3 मिलते हैं उन्हें ट्राइसेक्राइड कह सकते हैं। तो ये आ गया आपका ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स किन्हें कहा जाए, पॉलीसेक्राइड्स उन्हें कहा जाता है जिनके हाइड्रोलाइसिस से लार्ज नंबर में, काफी ज्यादा नंबर में अगर हम मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं, यानी कि ये लोग खुद में पॉलीमर चेन होते हैं, पॉलीमर श्रृंखलाएं होती है जिनके जल अपघटन से काफी ज्यादा अगर हमें मोनोसेक्राइड इकाइयां मिल रही है, तब में हमें लोग कहते हैं कि ये पॉलीसेक्राइड है। उदाहरण के लिए स्टार्च, सेलुलोज, ये सब हमारे पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनके जल अपघटन से काफी अधिक संख्या में ग्लूकोज यूनिट्स हमें मिलते हैं। तो ये हुआ पहला, जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर। दूसरा है टेस्ट के आधार पर, शर्करा तथा अशर्करा। शर्करा किसे कहा जाए, जो भी हमें टेस्ट में मीठे लगते हैं उन्हें हम लोग शुगर कहते हैं,
और जो हमें मीठे नहीं लगते हैं उन्हें हमें लोग नन शुगर कहते हैं। तो शुगर के एग्जाम्पल पे, तो शुगर का एग्जाम्पल आपका आता है जैसे मीठा कौन कौन सा है, ग्लूकोज मीठा है, फ्रुक्टोज मीठा है, सुक्रोज मीठा है। तो जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स हैं ये सारे शुगर कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो हमें मीठे नहीं लगते हैं वो अशर्करा है। जैसे मीठा क्या नहीं लगता है, स्टार्च मीठा नहीं होता है, सेलुलोज मीठा नहीं होता है। तो ये सब वो कहिएगा कि ये सब हमारे नन शुगर कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, ऐसा कोई भी शुगर जो टॉलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों को अगर रिड्यूस कर सकता है, ये दोनों का अगर रिड्यूस कर दे तो कहिएगा कि ये मेरा रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर रिड्यूस ना कर पाए तब फिर कहिएगा कि ये मेरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल पे, रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल पे आता है आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, और जो नहीं कर सकता है नॉन रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल पे आता है सुक्रोज। तो हमने क्लासिफाई किया, तीन टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हिंदी इसका लिखना हो तो इसे अपचायी तथा अनापचायी शर्करा कहते हैं। तो ऐसे करके हम लोग इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तीन पार्ट है इसके, फिर से तीन पार्ट है। ये तो अपने में दो नाम लिखा ही हुआ है, शुगर एंड नॉन शुगर। इस पे भी दो टाइप हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें क्वेश्चन पे बताना है प्राकृतिक रबड़ क्या है, यानी कि व्हाट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर है जो हमें रबड़ के पेड़ से मिलता है। आपको, आपने देखा है तो रबड़ का पेड़ कैसा होता है, तो ये रहा रबड़ का पेड़। जब रबड़ के पेड़ में जब इसके छाल यानी बार्क को काट कर छोड़ दिया जाता है तो यहां से सफेद रंग का लिक्विड निकलता है। इसी सफेद रंग के लिक्विड को, इस सफेद रंग के लिक्विड को लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स का जब कोएगुलेशन कराया जाता है, स्कंदन कराया जाता है फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड से, तो हमें जो प्राप्त होता है या मिलता है इसे ही हम लोग प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल रबड़ कहते हैं। नेचुरल रबड़ बड़ा स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा होता है, बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, खींचने पर टूट जाएगा। तो ये जो हमें मिलता है ये रबड़ है। और दूसरा हमें कहा जाता है कि इसके मोनोमर का नाम बताना है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। तो हमें याद रखना है इसका जो मोनोमर होता है ये आइसोप्रिन होता है, आइसोप्रिन। और आइसोप्रिन की स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आपका ये है आइसोप्रिन का स्ट्रक्चर। ऐसे इसका आईपीएसी नाम अगर कहने जाए तो इसका आईपीएसी नाम होता है 2 मिथाइल या मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। ये हो गया इसका आईपीएसी नाम। तो हमें याद रखना है प्राकृतिक रबड़ क्या है। प्राकृतिक रबड़ या नेचुरल रबड़ है जो रबड़ के पेड़ से एज ए लिक्विड हमने मिल्क लिक्विड, सफेद रंग के लिक्विड के रूप में मिलता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। बाद में इसको कोएगुलेट करके रबड़ बनता है। रबड़ तो पॉलीमर है, बहुलक है, इसका कोई ना कोई एकलक तो जरूर होगा। तो इसका जो एकलक है वो है आपका आइसोप्रिन। कॉमनली आइसोप्रिन के ही नाम से जाना जाता है। ऐसे आईपीएसी नाम ये रहा आइसोप्रिन का, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन। आपको ये याद रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीबायोटिक एंड एंटी एसिड्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, हिंदी में प्रतिजैविक जिसे कहा जाता है। एंटीबायोटिक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह से ही डिराइव किए गए हैं, उन्हीं से बनाए गए हैं। और उनका काम है कि जितने भी आपके बीमारी वगैरह फैलाने वाले बैक्टीरिया वगैरह हैं उन्हें मारने के काम में आता है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंटीबायोटिक है क्या,
ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो डिराइव हुए हैं, वही जो आप बैक्टीरिया वगैरह कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही सबसे आपके डिराइव किए गए हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये अन्य बैक्टीरिया वगैरह को मार सकते हैं या उनके ग्रोथ को रोकते हैं, तो इन्हें हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स का सबसे बेसिक एग्जाम्पल आप जानते हैं, या सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो पेनिसिलिन एग्जाम्पल भी बता सकते हैं आप। पेनिसिलिन है। अभी कोविड के समय में सबसे फेमस एंटीबायोटिक जो चल रहा था वो एजिथ्रोमाइसिन था। आपको नाम पे दिख रहा होगा, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारा फेमस एंटीबायोटिक्स में आते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। सेकंड टर्म में हमें क्या कहता है? सेकंड टर्म में हमें कहता है एंटासिड्स क्या है? एंटासिड जो पेट की एसिडिटी को कंट्रोल करने के काम में आता है। पेट की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे पेट में अगर एसिडिटी बढ़ गई, यानी कि अम्लता अगर बढ़ गई, तो हम लोग कोई भी बेस के फॉर्म में कुछ इन लेते हैं जिससे कि वो उसके एसिडिटी को मेंटेन कर दे या तो उसको न्यूट्रल कर दे। बेसिक लेवल जो या जेन्युइन लेवल होना चाहिए, इस पे ले आए, तो इसे ही हम लोग एंटासिड या प्रति अम्ल कहते हैं। एंटासिड में बड़ा फेमस नाम जो आप डेली लाइफ में सुनते हैं वो है डाइजिन। डाइजिन आपको पता है लिक्विड के फॉर्म पे भी आता है, या फिर आपको पता है कि डाइजिन टेबलेट्स में आता है, बड़े साइज की गोलियां होती हैं। तो डाइजिन है, रेंटिडिन है, जिंटेक है, पेंटाप्राजोल है, ओमनीप्राजोल है, ये सारे आपके जो हैं ये एंटासिड्स हैं। तो जब कभी भी आप शॉर्ट नोट्स लिखें, आप डिटेल जरूर बताएं, साथ में एग्जाम्पल भी जरूर वहां पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 90% कंप्लीट होने में या 99% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, ये 90% कंप्लीट होने में टाइम लगने का 2 टाइम्स होता है। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो हम लोग यहाँ लिखे रखते हैं। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला, KT इक्वल 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम t। ये फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले केस में आते हैं, 90% अगर कंप्लीट हो गया, 90% कंप्लीट हो गया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। अगर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब में कितना रह गया है? तो आपको पता है 10% रह गया है। यहाँ पे जो हम लोग आर लिखते हैं वो लिखते हैं आफ्टर टाइम टी कितना कंसंट्रेशन है। तो अगर हमारा रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गया है, तो अब में कितना रह गया है? अब में रह गया है 10%। किसका 10%? इनिशियल कंसंट्रेशन का 10%, ये अभी में रह गया है। आप लिखना चाहें तो आर नोट 10/100, यानी कि आप लिख सकते हैं आर नोट बाई 10। आफ्टर 90% completion of reaction, the residue concentration of reactant is 1/10 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। पहले जितना कंसेंट्रेशन था उसका 1/10 रह गया। तो इस रिलेशन में अगर आकर हम लोग लिखें, तो हम लोग लिख सकते हैं KT इक्वल 2.303 log इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई, आर के लिए लिख रहे हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन बाई 10। ये जो T है ये 90% कंप्लीशन वाला है ना, यहां भी मेंशन कर देते हैं। 2.303 log आर नोट कैंसल, 10 आ गया। के को अगर हम लोग ये साइड लेकर आए 2.303 बाई के, और आपको पता है log 10 का वैल्यू 1 होता है। कारण है हम लोग जो ये फॉर्मूला लिखते हैं इसके बेस में कितना लिखा हुआ है? इसके बेस में 10 लिखा हुआ है। तो T 90% के लिए हमें रिलेशन मिला 2.303 बाई के। इसे हम लोग कोई इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली हम लोग एक रिलेशन डिराइव करेंगे किसके लिए? ऐसे ही करके हम लोग और एक रिलेशन निकाल रहे हैं 99% के लिए। तो जब 99% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो आफ्टर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 99% कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन कितना बच गया है? यह रिएक्टेंट 1% बच गया है। तो आर नोट बाई परसेंट यानी 100। सो KT इक्वल 2.303 log
आर नोट को आर नोट और आर के रिप्लेसमेंट में आया आर नोट बाई 100, ये है 99% वाला। 2.303 log 100, log 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और आप जानते हैं अगर 10 के ही पावर में लिखा हुआ है तो फिर इसका रिजल्ट 2 आने वाला है। तो ये आ गया आपका T 99% इक्वल 2.303 बाई के इंटू 2। ये आ गया अपना रिलेशन। अगर फाइनली अभी हमें बताना है कि 2 टाइम्स होता है कि नहीं, ये प्रूव करके दिखाना है। ऐसे तो आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। इसमें था 2.303 बाई के, इसमें आया है इंटू 2, यानी 2 टाइम्स तो है। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, T 99% डिवाइडेड बाई T 90% इक्वल 2.303 बाई के इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.303 बाई के। ये पोर्शन कैंसिल हो गया। T 99% बाई T 90% इक्वल 2, ये नेक्स्ट साइड चला गया 2 इंटू T 90%। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 90% 99% कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो फर्स्ट ऑर्डर का है, इसमें जितना भी टाइम लगता है 90% कंप्लीट होने के टाइम का 2 टाइम्स होता है। जरूर से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ भी है। नेक्स्ट आते हैं, हमें डिस्कस करना है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीकरण अवस्था, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के टर्म में ये हमें डिस्कस करना है। 2-3 बातें हम लोग याद रखेंगे। जैसे पहली बात है कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP5 का है, यानी कि इनके बाहर वाले सेल में कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की है, जिससे कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो पहली बात, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको टेंडेंसी दिख रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। अगर आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे तो इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1 का। 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, कुछ भी बन रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये -1 हो गया। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो शेयरिंग का सिस्टम ये है कि अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से शेयर करेंगे तो फिर +1 होगा, अपने से कम वाले से शेयर करेंगे तब फिर -1 होगा। तो यहां से आ गया -1 भी पॉसिबल है और +1 भी पॉसिबल है। अब यहां से ये बात आपको याद रखना चाहिए कि फ्लोरीन जो है इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और चूंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये तो कभी भी प्लस नहीं दिखाएगा। इसके कारण फ्लोरीन केवल और केवल क्या दिखाता है, -1 दिखाता है। फ्लोरीन -1 को छोड़कर और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं है। अगर इसे हम लोग दिखाएं NS, हम लोग क्लोरीन वाले से ले रहे हैं ना, क्लोरीन यानी 3s2 3p5। फ्लोरीन के लिए याद रखिए केवल -1 दिखाता है। हमें पता है थर्ड वाले से तो वैकेंट d ऑर्बिटल भी मिलता है। वैकेंट d ऑर्बिटल मिलता है इसके कारण, जब आप इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आइएगा तो ये आपको दिख रहा है कि ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेगा। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को अगर यहां शिफ्ट कर दिया तो अभी में हमें दिख रहा है कि 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, अर्धपूरित कक्षक है। इसके कारण ये +3 की अवस्था भी दिखाएगा। नेक्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये भी इलेक्ट्रॉन को अगर यहां ये शिफ्ट कर दे तो अभी में आपको दिख रहा है 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसके कारण ये +5 भी शो करने वाला है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एक और एक्साइटेड स्टेट हो सकता है। अगर इसको यहां ये शिफ्ट कर दे तो यहां से आप देख सकते हैं कि 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये आपका कितना का दिखा सकता है,
5 वाले को यहाँ लिखा हुआ नहीं है, 5 भी दिखाता है और साथ में क्या करता है +7 भी दिखाता है। तो टोटल इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स -1 +1 +3 +5 एंड +7 है। फ्लोरीन केवल और केवल -1 दिखाता है। माइनस का तो कारण क्लियर हो गया, कारण है कि ये आपके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं दिखा सकता है, कारण आपको पता है फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p5 और सेकंड वाले में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिलता है, इसके कारण ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा नहीं सकता है। तो फ्लोरीन केवल -1 और फ्लोरीन को छोड़कर आपको याद रखना चाहिए बाद बाकी -1 +1 +3 +5 और +7 का स्टेट दिखाते हैं। सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसके लिए कम होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा उनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हाई होगा। तो आपको भी दिख रहा है कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनका टेंडेंसी ही एक इलेक्ट्रॉन लेने का है और टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन लेने का है तो फिर अलग करने की तो बात ही नहीं आती है। इसके कारण इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होगी अपने लाइन में, सबसे ज्यादा। अभी 18 वाले में जाएंगे तो उसका सबसे ज्यादा होगा, कारण वो तो इनर्ट गैसेज है। लेकिन 17 तक अगर आ रहे हैं आप कोई भी पीरियड में तो इनके लिए सबसे ज्यादा होगा, एक्सेप्ट 18 या तो 18 से कम होगा लेकिन बाद बाकी से ज्यादा होगा, कारण है कि इनमें टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। तो सबसे ज्यादा आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम का है, सेकंड में नियोन का, और उसके बाद फिर किसका नंबर आता है तो फ्लोरीन का आता है कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका क्या है, हाई है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज है, इलेक्ट्रॉन लेने से एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि वैल्यू नेगेटिव आता है। और नेगेटिव आता है, ज्यादा नेगेटिव आएगा तो फिर कहिएगा ज्यादा टेंडेंसी है, कम नेगेटिव आएगा तो कम टेंडेंसी है। तो आपको पता है इनकी तो हाई टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, और इलेक्ट्रॉन लेने की हाई टेंडेंसी है। इसके कारण इन लोग के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू लार्जली नेगेटिव होता है। यहां से एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे, एक्सेप्शन बस इतना है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये फ्लोरीन से ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है फ्लोरीन में जो आपका 2p ऑर्बिटल जिसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, 2p आपका ऑर्बिटल कहिए या फिर सबसेल है, एक तो सेकंड सेल का है, इसके कारण इसका साइज छोटा है और पहले से ही वहां 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके कारण इनके आपस में ही रिपल्सन हो रहे हैं, जिसके कारण जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होने आ रहा है वो कम अट्रैक्शन फील करता है कंपेयर टू क्लोरीन। इसके कारण फ्लोरीन का जो वैल्यू है वो क्लोरीन से कम है। ऐसे फिर ग्रेजुअली नीचे जाइएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू आपका डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक या टर्म, ये क्या था, क्या छूट गया, एक मिनट, सभी का नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे होना चाहिए क्या, XeF2 ना। तो XeF2 का हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो XeF2 का आपको स्ट्रक्चर पता है, ये लीनियर शेप का होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये FF, ये हो गया XeF2। HClO4 पे अगर जाएं तो ClOH और ट्रिपल बॉन्ड पे 3 O है। BrF5 पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। VSEPR से बनाइएगा तो पहले आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करना होगा। ब्रोमीन का आउटर मोस्ट सेल में एक रफली आइडिया, ब्रोमीन का आउटर मोस्ट सेल में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 5 फ्लोरीन शेयर भी कर लेता है तो हो गए 5 बॉन्ड पेयर, तब भी एक पेयर यानी कि एक लोन पेयर आपका रह जाएगा, और एक लोन पेयर अगर रह जाएगा यानी कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है 5 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर का। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिड। आप स्ट्रक्चर देखते जाइए, ये हमने पढ़ा भी है क्लास में। तो XeF2 का ये स्ट्रक्चर है, HClO4 का स्ट्रक्चर है, BrF5 और 2 नाम है H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर है 2 डबल बॉन्ड और 2 OH। तो ये हो गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। ये कंफर्म करता है कि ये आपका कैसा है, डाइबेसिक एसिड है, कारण 2 बार OH दिख रहा है जिससे 2H+ ये डोनेट कर सकता है।
XeOF2, XeOF2 का स्ट्रक्चर जो है वो टी शेप है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, सेक्शन सी। तो 5 हमें स्ट्रक्चर्स लिखने हैं और हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर 5 जो भी नाम दिए हुए हैं इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, और ये हो गए हमारे 5 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे राइट साइड शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन क्या है, तो रोजनमुंड रिएक्शन है कोई भी एसिड क्लोराइड है, इसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं विथ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BaSO4। बस पैलेडियम से करेंगे तब तो वो अल्कोहल पहुंचा देगा, जबकि आपको पता है कि रोजनमुंड का जो प्रोडक्ट बनता है वो तो एल्डिहाइड बनता है। रिडक्शन कर रहे हैं पैलेडियम से सपोर्टेड ओवर BaSO4। BaSO4 यहाँ पे कैटालाइटिक पॉइजन का काम करता है, ये पीडी की एक्टिविटी को कम करने के लिए डाला हुआ है, और यहां से हमें मिलता है एल्डिहाइड। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, सेम प्रोसेस। और यहां से बनता है एल्डिहाइड, और इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग रोजनमुंड रिएक्शन। सेकंड आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट आप काफी कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं, आप 11th में बेंजीन के लिए पढ़ते हैं, टॉल्विन के लिए पढ़ते हैं, क्लास 12 में क्लोरोब्रोमो बेंजीन्स वगैरह के लिए पढ़ते हैं, फिनोल के लिए पढ़ते हैं, एनिसोल के लिए पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग किसी से भी बेंजीन से भी अगर बताने जाए, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन है CH3COCl, कोई पार्टिकुलर CH3COCl नहीं, कोई भी एसिड क्लोराइड RCOCl है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 अगर रिएक्ट कराया जाए तो बेंजीन रिंग का कोई एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है एसाइल ग्रुप से, और ऐसे करके आपको मिलता क्या है, तो ऐसे करके आपको मिलता है एरोमेटिक कीटोन। और ये जो एरोमेटिक कीटोन बन रहा है तो फिर ये रिएक्शन कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। जैसे क्लोरोब्रोमो बेंजीन में आपको पता है ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स में होता है, फिनोल में भी ऑर्थो एंड पैरा पॉइंट्स में होता है। ये हो गया मेरा एसिलेशन एल्डोल वाला, और थर्ड है एल्डोल वाला बोल रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट वाला। थर्ड है अल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन? अल्डोल कंडेंसेशन two molecules, two same molecules of aldehydes or two molecules of same ketones having at least one alpha hydrogen undergo condensation। आप एग्जांपल देखिएगा, दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो या दो सेम मॉलिक्यूल आपका क्या हो, कीटोन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है कार्बन, अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को कहिएगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कलीज NaOH BaOH, ये सब के प्रेजेंस में अगर ये आपका दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं या दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होता है, जिससे कि ये आपका एल्डोल कंपाउंड्स बनाता है। यहाँ OH हो गया, CH2 CHO। एल्डोल क्यों कह रहे हैं भाई? अल्डोल इसलिए कह रहे हैं, कारण है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप भी कैरी कर रहा है और साथ में अल्कोहल ग्रुप भी कैरी कर रहा है। इसके कारण ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एल्डोल कंपाउंड्स कहा जाता है। ऐसे नाम आप बता सकते हैं, फिर से कहा जाता है कि ये बीटा हाइड्रोक्सी है, ये अल्फा, ये बीटा ना, बीटा पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म करता है, या फिर सिमिलरली कीटोन अगर होगा तो कीटोन फॉर्म करता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। आप याद रखेंगे दो कंडीशंस, दो सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए और जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अल्डिहाइड होना चाहिए एंड कीटोन होना चाहिए। ये अगर है तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH BaOH वगैरह के प्रेजेंस में, और ये एल्डोल कंपाउंड्स बनाते हैं। कीटोन के लिए कीटोल कहा नहीं जाता है, अल्डोल ही होता है, भले एक साइड में कीटोन ग्रुप रह जाए। जैसे अगर कीटोन का कोई रिएक्शन लिख लें, ये हाइड्रोजन आया यहां, तो ये बन गया आपका CH3, C के ऊपर में OH, ये जाके बॉन्ड बनाएगा इससे ना,
CH2 CO CH3। अब ये जो था इसे आप डाउनवर्ड अपवर्ड कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये आपका अल्डोल प्रोडक्ट है। हाँ, इसी के बारे में बोल रहा था, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, लेकिन तब भी इसे क्या कहा जाता है, अल्डोल ही कहा जाता है। तो हम लोगों ने शॉर्ट नोट लिखा रॉजनमून, फ्रीडल एंड अल्डोल के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन आते हैं, 19th नंबर। 19th नंबर का क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन। आपको बताना है आप बेंजीन से एनिलीन कैसे फॉर्म करेंगे। कन्वर्जन बेंजीन है, एनिलीन है। इसके बारे में क्लासेस में बहुत सारे बात होते हैं कि बेंजीन से अगर एनिलीन बनाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट वे है कि आप क्या कीजिए, आप कीजिए कि इसको पहले नाइट्रोबेंजीन बनाइए। नाइट्रोबेंजीन बना लीजिए। कैसे बनेगा? बनेगा नाइट्रेशन से, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 से रिएक्ट कराएं तो ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन कर दें FeHCl H2 निकेल वगैरह से किसी से भी अगर रिडक्शन कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। तो पहला कन्वर्जन बेंजीन से हो गया एनिलीन। सेकंड है क्लोरोइथेन, 2 कार्बन्स का क्लोरीन एल्काइल क्लोराइड और बनाना प्रोपेन 1 एमाइन है। एमाइन बनाना है वो तो ठीक दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि आपको दिया हुआ है 2 कार्बन, 1 कार्बन बढ़ा के 3 कार्बन का एमाइन बनाना है। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है आप साइनाइड बनाएंगे। तो आप साइनाइड बनाने के लिए इसे रिएक्ट कराएंगे केसीएन से, तो ये बना CH3CH2CN। और आप जानते हैं साइनाइड का अगर रिडक्शन कर दिया जाए, रिएक्शन का नाम है मेंडेस रिडक्शन, अगर रिडक्शन कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ LiAlH4 सोडियम विद C2H5OH, ये सबसे अगर रिडक्शन कर दिया जाए तो ये आपका एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, ये रहा नाइट्रोबेंजीन और ये रहा एनिलीन। फिर से लिख देते हैं, नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन एनिलीन। फोर्थ बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाने के लिए एक हमें इंटरमीडिएट बनाना होगा, वो है एमाइड, बेंजेमाइड। हम लोग इसे रिएक्ट करा रहे हैं अमोनिया के साथ, अगर हीट कर दें तो ये बनाता है बेंजीन पे CuNH2। और इसके बाद हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ये है कि एमाइड को अगर ब्रोमीन और KOH के साथ में हीट कीजिएगा तो यहां से CO पार्ट हट जाता है और CO पार्ट हट के प्राइमरी एमाइन बनाता है, जो हमें दिख रहा है कि ये आपका ऐसा कुछ बना सकता है। और फाइनली है एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये है एनिलीन और बनेगा क्या? बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। ये हमें बनाना है। तो एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो हम लोग स्टेप्स कंसीडर कर लेते हैं। अगर सीधे हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाने का कोई मेथड दिमाग में आ नहीं रहा है, एनिलीन से जो सबसे काम का चीज अगर बनता है तो वो बनता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट्स बना सकते हैं। आइए बनाया जाए। रिएक्ट करा रहे हैं NaNO2 HCl मिक्सचर से एट अबाउट 273 to 277 केल्विन। ये बन गया डाइजोनियम। डाइजोनियम से आप क्या बना सकते हैं? डाइजोनियम से आप चाहें तो बेंजीन बना सकते हैं। डाइजोनियम से बनाया क्या जा सकता है? डाइजोनियम से बेंजीन बनाया जा सकता है। तो बेंजीन बनाने के लिए हम लोगों ने डाला H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड, ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन पे। अभी जब ये बेंजीन बनाए हुए हैं तो बेंजीन से फिर आगे क्या? बेंजीन को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं CH3Cl वगैरह से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
बेंजीन पे आया CH3, ये बन गया अपना बेंजीन पे CH3। बेंजीन पे जब CH3 बन गया है, हमें देखिए इंड कहाँ करना है, हमें इंड करना है बेंजीन पे CH2OH पे। तो अभी भी तो डायरेक्ट बन नहीं सकता है, हमें करना है कि वहां ऊपर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना है, वहां पे ClBr ले आना है। तो ClBr ले आना है, तो इसके लिए हमारे पास उपाय हो सकता है कि हम लोग यहाँ के बाद इसको रिएक्ट करा दें क्लोरीन ब्रोमीन से इन सनलाइट। आपने पढ़ा है बेंजाइल हाइड्रोजन सबसे इजीली रिप्लेस होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे। और इसके बाद आप जाएंगे एक्वस KOH, ऐसे करके आप क्या पा सकते हैं, ऐसे करके आप पा सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अगर ये पाथवे आपको लंबा लगता है, थोड़ा तो लंबा है, दूसरा आपके पास उपाय है यहां तक आने का। ये जो बना, इसके बाद आप ट्राई कर लीजिए कि आप इसको रिएक्ट कराइए CuCN KCN से, सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन से यहां पे आपका CN लग जाता है। आपको पता है CN का हाइड्रोलाइसिस अगर कर दिया जाए, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर आप जानते हैं कि COOH को अगर रिडक्शन कर दिया जाए LiAlH4 से, तो रिडक्शन करने से, पार्शियल रिडक्शन से ये आपके क्या में कन्वर्ट हो जाता है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो जो भी आपको पाथवे आसान लगता है, आप उससे आप इसको बना सकते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री के मॉडल सेट 1 जो टर्म 2 का है, इसे हमने सॉल्व किया। आने वाले वीडियोज में और भी आगे को सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा है, इसे मैं PDF के फॉर्म पे YouTube के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से नोट्स बना सकते हैं और आगे के लिए सेव करके रख सकते हैं, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस किया जा सके। थैंक यू।